सेल बायोलॉजी में हम सेल के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। यानी उसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को और सेल के तमाम सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज वगैरह है ना, इन सब की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अस्सलाम जिसमें हम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, हाँ, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमारा बायोलॉजी का पहला जो क्लास 11 बायोलॉजी का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी का होगा। और आज हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो मैं आप लोग इसमें फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप लोग एफएससी स्टूडेंट्स और इमिडिकेट की तैयारी साथ साथ आप कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला इस हवाले से सेल बायोलॉजी के हवाले से हम पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी क्या चीज़ है? सेल बायोलॉजी में हम उस इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं ना। सेल बायोलॉजी में हम सेल के तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। यानी उसमें हम सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को और सेल के तमाम सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज वगैरह है ना, इन सब की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज को भी शुमार करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल को। बुनियादी तौर पर सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, भाई एक लफ्ज हमारे पास है स्ट्रक्चरल, एक लफ्ज हमारे पास है फंक्शनल। भाई स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास एक सेल होता है ना, पहले हमारे पास ये एक सेल होता है। अब ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जब हम इस तरह के बहुत से सेल को मिलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अब देखो बहुत से सेल को मिलाकर, अब ये सेल जब एक टिश्यू का शक्ल इख्तियार करता है, फिर एक ऑर्गन ऑर्गन का शक्ल, फिर एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे अब हमारे बॉडी को कहते हैं ना, जैसे मेरा ये हाथ है ना। अब ये हाथ पहले एक सेल था, ये कुछ नहीं कर सकता था। अब जब मैंने सेल्स को मिलाया, उसके तमाम स्ट्रक्चर्स को मिलाया, फिर इससे हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट बन गया। तो इसलिए हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई कि एक दिन जो है रॉबर्ट रूक साहब जो है वो उसने एक प्याज उठाया, वो रिसर्च कर रहे थे। तो उसने ओनियन सेल के अंदर, यहाँ पर ओनियन सेल के अंदर उसने उसका एक सेल उठाया। सबसे पहले तो उसने वो डिस्कवरी करा, उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जिसको उसने नाम पहले सेलुलाई दिया। पहले सेल नहीं था वो, उसने जब एक सेल उठाया, ये ओनियन हमारे पास, ये क्या हमारे पास, मैं इधर यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। ये हमारे पास एक ओनियन है। अब उसने यहाँ से ओनियन का एक क्या उठाया, एक पार्ट उठाया, एक हिस्सा उठाया। उसके अंदर जब उसने देखा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है, उसने इसको नाम क्या दिया, उसने इसको नाम जो दिया वो सेलुलाई का नाम दिया। ये देखे रॉबर्ट हुक ने इसको ओनियन में से डिस्कवर किया और उसका नाम क्या दिया, इसको सेलुलाई का नाम दिया। ये रॉबर्ट हुक साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। और आगे हम बढ़ते हैं कि एक ह्यूमन सेल में, एक ह्यूमन में कंप्लीटली, एक एडल्ट मैन में टोटल कितने सेल्स होते हैं? एवरेज की अगर हम बात करें वो 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक एवरेज एडल्ट के अंदर, ठीक है। यानी वो 37.2 ट्रिलियन सेल्स को जब हम ऐसे मिला लेना, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स को मिलाया, तो फिर एक एवरेज एडल्ट बन जाता है। तो आगे क्या हम बात कर रहे हैं ना कि हमने जो है सेल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल और सेल डिस्कवरी की बात कर ली। अब हमने आगे बढ़ना है सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी से पहले हम बढ़ते हैं ना कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई दो किस्म के सेल्स है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बुनियादी बात तो ये है कि यहाँ पर तो है जो है वो ऑर्गेनेलीज नहीं होती। फिलहाल उसको हम आगे पढ़ेंगे, फिर हाल में सिर्फ ऑर्गेनिजम्स का नाम लिख देता हूँ। प्रोकैरियोट में हमारे पास बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आता है। इन्फ्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स आपने इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, हम खुद एनिमल्स इसमें आते हैं, इसमें इंसान और जानवर दोनों शुमार। एक हमारे पास इसमें आता है प्लांट्स आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इसमें आते हैं एल्गी आता है, एक हमारे पास इसमें आता है फंजाई, इसमें आता है। ये चार ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास किसमें शुमार है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में शुमार है। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लासिफिकेशन बता दी, आगे अगले चैप्टर में इसको हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। एफएससी के मुताबिक भी एंट्री सबको मिलाकर हमने आगे चलना है। अच्छा, आगे हमने अभी देख सेल स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने बात की ना, जब उसने एक सेल, अभी देख ये सेल हमारे पास, एक सेल का टाइपिकल सेल कैसे होता है? अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि एक टाइपिकल सेल कैसे होता है, तो आपने इसमें कंटेन एक साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसके, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पर होता है।
तो न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म जो है एक टाइपिकल सेल बनाता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइपिकल सेल। एक टाइपिकल सेल जो है इसका स्ट्रक्चर ये से होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है सेल थ्योरी। इससे तो एमसीक्यूज हर बार आते हैं, इस बार हमारे वाले में भी इसके वाले से एमसीक्यूज आए थे। तो सेल थ्योरी दो लोगों ने डिस्कवर की, एक प्लांट्स के लिए एक एनिमल्स के लिए। अब प्लांट्स के लिए जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। अब प्लांट्स के लिए कौन आया? ये स्किल्डन साहब आए। स्किल्डन साहब ने किसके लिए दिया थ्योरी? प्लांट्स के बारे में बात की भाई, कि प्लांट सेल जो है, प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए, प्लांट्स के जो पूरा स्ट्रक्चर है ना। अब जो है इसके स्कीवन साहब जो है उसने कहा, उसने फिर एनिमल्स के लिए बात की, यानी इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी बनाने में, सेल थ्योरी को बनाने में। स्किल्डन साहब प्लांट्स के लिए, उसने कहा भाई प्लांट्स सेल जो है वो सेल से बने हुए। अब स्कीवाम साहब जो है वो आ गए, उसने कहा कि जी मैं प्लांट्स की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ एनिमल्स की बात करता हूँ, क्योंकि प्लांट का हिस्सा इसने पहले कवर किया था। फिर बाद में स्कीवाम साहब ने एनिमल्स के लिए बात की कि भाई एनिमल्स सेल भी तो सेल से बने हुए हैं। तो उन्होंने जो है हमारे पास 5 चीज़ें बताई। पहली बात उसने ये कही कि भाई तमाम एनिमल्स जो है, तमाम एनिमल्स जो है स्कीवान साहब ने कहा कि तमाम एनिमल्स जो है वो एक सेल से, जैसे हमारे पास क्या है एमेबा, हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने है कि एक सेल से नहीं बने। एमेबा है, बैक्टीरिया, आप सारी चीज़ों को देख ले, प्रोटोजोआ सारे वो इसमें आते हैं, ठीक है। उसने कहा एक, जैसे मैंने एग्जांपल दी, या मैंने ह्यूमन को देखो 37 ट्रिलियन सेल से हम बने हुए हैं, तो इसने पहली पॉइंट ये वाला दिया। और इसके साथ साथ उसने कहा कि एक तो सेल से बने हुए, दूसरा इसके साथ उसके सेल प्रोडक्ट्स भी है। अब बात आती है एमसीक्यूज में, भाई सेल प्रोडक्ट्स क्या है, सेल और सेल प्रोडक्ट में क्या फर्क है? सेल तो भाई एक सेल होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था स्ट्रक्चर में ना, एक सेल। अब सेल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? हमारे बाल, भाई बालों की जो फॉलिकल सेल्स है, वो फॉलिकल सेल एक प्रोडक्ट अपने बनाते हैं, वो बाल बन जाते हैं। हमारे जो बाल है ना, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ये हमारे पास क्या है? फॉलिकल सेल्स है। हमारे बालों में ये एक बाल उग जाते हैं, ऐसे बाल उग जाते हैं, ये हमारे सेल्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे उग जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फॉलिकल सेल्स। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? हेयर्स, हमारे बाल है। ये हमारे ह्यूमन हेड है ना, ह्यूमंस के बाल है, ठीक है। ये ह्यूमन है, उसका हमारे पास क्या है? एक सेल प्रोडक्ट्स हमारे हेयर्स है। हमारे नाखून देखो, हमारे नाखून के जो सेल से बन रहे हैं ये प्रोडक्ट है नाखून। हमारे देखो स्केल्स हमारे पास एनिमल्स में होते हैं, इस तरह हॉर्न्स, जानवरों के जो सिंग होते हैं ना, ये भी इनके सेल्स के प्रोडक्ट होता है। ये ऐसे कोई सेल्स नहीं है, बल्कि उस सेल का एक प्रोडक्ट बन जाता है, वो अपना एक प्रोडक्ट अलग बना लेता है, उसको हॉर्न्स, सिंग हम उसको कहते हैं। दूसरा बात उसने बेसिकली दोनों ने ये की कि भाई सेल बेसिक यूनिट अप्लाई पे, सेल बेसिक यूनिट अप्लाई पे, यानी सेल स्ट्रक्चर्स मिलकर एक बाकायदा एक ऑर्गन, एक टिश्यू, एक ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक ऑर्गेनिज्म तश्कील पाता है। एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी जो है वो वजूद में आ जाती है। और तीसरी पॉइंट उसने ये बताया कि भाई तमाम सेल्स हमारे पास क्या है? ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है इस पॉइंट्स का? कि भाई तमाम सेल जो है वो अपने पेरेंट्स सेल से आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे हमें पता है ना कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक मेल और एक फीमेल से आता है, दोनों 23 क्रोमोसोम जाके जो है आगे एक सेल जब बन जाता है ना। अब एक सेल की हम आगे पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन बन जाता है, यानी एक सेल आगे जाके क्या करता है? डिवीजन कर लेता है, एक और सेल बनाता है। ये सेल आगे जा करके और सेल डिवीजन करता है, मियोसिस आगे जारी रहती है, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्टिव सेल है तो मियोसिस होगा, अगर नॉर्मल बॉडी सेल है तो जो है माइटोसिस होगा, ठीक है। तो उस सेल के डिवीजन की वजह से जो आगे जो है वो अपने पेरेंट सेल से, हम क्या थे? हम 2 सेल से बने, एक मदर एक फादर ना। तो एक जो है एक डॉटर जब बनी या एक सन जब जो उसकी पैदाइश जो होती है, तो एक सेल 2 सेल से बनी, फादर और मदर। तो 2 सेल मिले, आगे जाकर एक जाइगोट बना, एक एम्ब्रियो बना, और आगे एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है बन जाता है। तो ये तो यही बात कही कि ऑल सेल, तमाम सेल जो है कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पेरेंट, यानी पेरेंट्स के जो 2 सेल मिले थे उससे 72 ट्रिलियन सेल्स बन गए। तो इसके बाद का मतलब ये है। अच्छा आगे बता कि सेल कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। भाई बात वही कर दी कि जब 2 सेल, एक मदर होता है ना, एक मदर और एक फादर, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23,
यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, तो ये दोनों क्रोमोसोम मिलकर एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यही हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, आपकी तमाम जेनेटिक्स, आपके आपका रंग, आपकी बात का स्टाइल, आपका देखने का स्टाइल, आपका जो जिस्म किस तरह बनता है, ये सारा जो है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है जो फादर और मदर से अपने बच्चों में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, आगे बात क्या कि मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके बारे में बात करने वाले। भाई मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, जब सेल अपना काम के बजाय जो है एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दे या खराबी पैदा करे, बजाय कि वो एक बॉडी को नॉर्मली चलाने दे, बल्कि जब वो सेल जब खराबी पैदा करने लगता है, जब वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लग जाता है। इसका मिसाल मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ कि डिजीज़ किस तरह काज होता है हमारे बॉडी में ना, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, कैंसर किस तरह काज होता है। कैंसर में हम कहते हैं कि जी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है उसको हम कैंसर कहते हैं। जब सेल काम न करना जब छोड़ दे या ऐसे जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल में आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सी डिजीज है जिसमें सेल जो है वो, मेल का मतलब क्या है, मेल का मतलब है बुरा, फंक्शनिंग मतलब बुरा काम, यानी जब सेल काम सही नहीं करता है, अपने सही काम के बजाय दूसरा काम शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ सेल। हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक डिजीज भी है, सोमेटिक डिजीज भी है, इससे जो है खास होते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन, आपको कोई भी क्वेश्चन में मसला है तो आप लाजमी कमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप यकीन जाने हम जो इस पर बहुत मेहनत करते हैं, सेटअप लगाते हैं, ये कितना काम, लेक्चर बनाना, तो इन सारी चीज़ों के बदले अगर आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके फ़ायदे के लिए लेक्चर हम जो है बना रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी तौर पर। और आपका कोई भी सजेशन या कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें, मैं आपको अभी ज़रूर जवाब इंशाल्लाह दूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये